नमस्कार दोस्तों। कहानी सुनाने से पहले मैं आप सबसे कुछ कहना चाहता हूँ। इस कोरोना काल के दौर में हमारे परिवार ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति को खो दिया। इसीलिए मैं और हमारा पूरा परिवार दुखी हैं। भगवान से प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को शांति मिले और हमारे परिवार को भी जीने की शक्ति दे। तो स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल द हॉन्टेड रेडियो में। मैं आज आपको एक बहुत ही अनोखी और डरावनी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। आशा है आप सबको ये कहानी पसंद आएगी। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं कहानियों की ओर। ये कहानी है अनुज की। आगे की कहानी मैं उन्हीं की जुबानी सुनाऊंगा। हेलो दोस्तों, ये बात है 2012 अक्टूबर महीने की। तब मैंने अपना नया बिजनेस शुरू किया था, पर कुछ ही महीनों में मेरा व्यापार काफ़ी अच्छा खासा बढ़ने लगा। हमेशा मुझे कस्टमर्स के कॉल आते थे ऑर्डर लिखवाने के लिए। मुझे बिल्कुल भी फुर्सत नहीं थी अपने काम से। हमारे गांव के बाहर जहां खेत हुआ करते थे वहां एक इमली का पेड़ था। लोग कहते थे कि वो एक शापित पेड़ है। कई लोगों की उसी जगह पर रोड एक्सीडेंट में मारे जाने की घटना पहले से ही हो चुकी थी, इसीलिए उस पेड़ के आसपास कोई नहीं जाता था। रात को तो दूर की बात है, दिन में भी कोई वहां नहीं भटकता था। एक रात खाना खाने के बाद मेरा एक कस्टमर का कॉल आया ऑर्डर लिखवाने के लिए, पर बार बार फ़ोन डिस्कनेक्ट हो जा रहा था क्योंकि तब हमारे घर में नेटवर्क की थोड़ी प्रॉब्लम थी। फिर मैंने मोबाइल लिया और ऑर्डर बुक लेकर घर के बाहर निकल पड़ा। बाहर जाते ही मैंने कॉल लगाया और मैं वहाँ घर के बाहर ही बैठकर ऑर्डर लिखने लगा। इसके बाद मेरी मंगेतर पूजा का कॉल आया और हम दोनों बात करने लगे। बात करते करते कब मैं घर से दूर चला गया पता ही नहीं चला। तब शायद रात के 10 बजे होंगे। मैं बिना घड़ी देखे बात किए ही जा रहा था। फिर मुझे थोड़ी थकान होने लगी चलते हुए और मैं एक पेड़ के नीचे बैठ गया। अभी मैं बात ही कर रहा था पूजा के साथ, तभी मुझे अचानक थोड़ा अजीब लगा क्योंकि पूजा ने अचानक कहा, ब्लैक टी शर्ट में अच्छे जच रहे हो। मैंने सच में ब्लैक टी शर्ट ही पहना हुआ था। ये सुनते ही मैंने कहा, तुम्हें कैसे पता? उसने कहा, अरे मैं तुम्हें देख पा रही हूँ। मुझे लगा शायद वो मजाक कर रही थी। बात करते हुए मैं अपने बाल संवार रहा था। तभी फिर से पूजा ने कहा, बाल संवार रहे हो? ये सुनते ही मैं थोड़ा शॉक हो गया। इसके ठीक बाद अचानक मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो गया। मोबाइल बंद होने के बाद मैंने देखा मैं उसी इमली के पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। घबरा कर मैं उठा और अपने घर आ गया। घर में आने के बाद मुझे पता चला कि रात के 1 बज चुके थे। फिर मैं चुपचाप सो गया। सवेरे में अपने काम में फिर से बिजी हो गया। शाम को मैं पूजा को कॉल किया पर उसने कॉल रिसीव नहीं किया। मुझे लगा शायद वो भी किसी काम में बिजी होगी। रात ठीक 12:30 बजे पूजा ने मुझे कॉल बैक किया। हम दोनों फिर से बातें करने लगे। इस बार भी मैं घर के बाहर निकल पड़ा और फिर बात करते हुए दोबारा उसी पेड़ के पास चला गया। तभी मुझे उस पेड़ के पास एक परछाई दिखी। मैंने पूछा, कौन है वहाँ? पूजा ने फ़ोन पे ही कहा, अरे मैं हूँ, तुम्हारी पूजा। मैंने कहा, अरे नहीं, तुम्हें नहीं बोल रहा हूँ, कोई मेरे सामने पेड़ के पास खड़ा है। पूजा ने कहा, अरे वो मैं ही हूँ। मैंने कहा, मजाक छोड़ो और फ़ोन रखो, काफ़ी देर हो गई है। और मैंने कॉल काट दिया। कॉल कटने के बाद जब मैंने दोबारा उस पेड़ की ओर देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। वहाँ सच में पूजा ही खड़ी थी, पर उसका चेहरा काफ़ी भयानक लग रहा था और वो मुझे अपने पास बुला रही थी। मैं डर के मारे वहाँ से भागा और सीधा अपने घर आ गया। घर आते ही मैंने माँ को सब कुछ बता दिया। माँ ने तुरंत पूजा की माँ को कॉल किया। जिसका डर था वही हुआ। उन्होंने कहा, पिछली रात को पूजा की मौत हो गई थी, वो भी हार्ट अटैक से। ये सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। अगली सुबह मेरी माँ मुझे एक अघोरी बाबा के पास लेकर चली गई।
उन्होंने कहा उस पेड़ में एक नहीं 40 शैतानी आत्माएं रहती हैं और वो सब काफ़ी खतरनाक हैं। फिर से बाबा ने कहा मेरे गले में रुद्राक्ष की माला थी, इसीलिए वो मुझे कुछ नहीं कर पाए, पर तब तुम अपनी मंगेतर के साथ बात कर रहे थे, इसलिए वो ही उन आत्माओं का शिकार बन गई। वो आत्माएं इतनी शैतानी हैं कि दूर दराज के लोगों को भी मार सकते हैं। इसीलिए शायद हमारे गांव में हर कोई रुद्राक्ष की माला बचपन से ही पहना होता है। 2013 में उन्हीं अघोरी बाबा ने उन सारे आत्माओं को मुक्त कर दिया। तभी से सब कुछ पहले की तरह सामान्य हो गया। शायद मेरी ही गलती के कारण आज पूजा मुझे छोड़कर चली गई है। आज भी पूजा को याद करता हूं तो आंख भर आती है। चलिए सुनते हैं आज की दूसरी कहानी। वो संडे का दिन था। मैं उठकर बाहर लॉन में चाय पी रहा था, तभी मेरा मोबाइल रिंग होने लगा। वो मेरी दादी का कॉल था। एक अजीब और दबे हुए आवाज में दादी ने कहा, बेटा जल्दी मेरे पास आ जा, शायद मैं 2-3 दिन की ही मेहमान हूं। दादी ने इतना कहा ही था कि अचानक एक अजीब सी हंसी मुझे बीच में सुनाई देने लगी और कॉल डिस्कनेक्ट हो गया। मैंने दोबारा कॉल लगाया पर उनका फ़ोन स्विच ऑफ आया। मुझे बड़ी ही घबराहट होने लगी थी। वैसे मैं बता दूं, मेरा नाम शुभेंदु प्रताप सिंह है और मैं एक राज परिवार से बिलोंग करता हूं। मैं कनाडा में अपना बिजनेस करता हूं, पर मेरी दादी हमारे गांव के हवेली में ही रहती है। बचपन में ही मैंने अपने माँ बाप को खो दिया था। दादी ने ही मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है। मेरी ज़िंदगी में दादी और मीनाक्षी के अलावा और कोई नहीं है। मीनाक्षी मेरी बीवी का नाम है। दादी की बातें फ़ोन पर सुनते ही मैं और मीनाक्षी हम दोनों इंडिया के लिए रवाना हो गए। गांव में पहुंचते ही लोग हमें अजीब नज़रों से देख रहे थे। फिर हम दोनों हवेली में दाखिल हुए। वहां जाते ही एक अजीब सी घुटन महसूस होने लगी थी। ऐसा लग रहा था जैसे हवा ही चारों ओर से बंद हो गई है। हम तुरंत दादी के पास गए। दादी तब सो रही थी। उनकी कंडीशन काफ़ी क्रिटिकल लग रही थी। वहाँ हवेली के कुछ नौकर और हमारे फैमिली डॉक्टर शुक्ला भी वहाँ बैठे हुए थे। हमें देखते ही हवेली के केयरटेकर मोहन ने नमस्ते किया और हमारे सामान लाने बाहर चला गया। तभी डॉक्टर शुक्ला ने मुझे अकेले में बुलाया। मैंने कहा, क्या हुआ दादी को डॉक्टर शुक्ला? डॉक्टर शुक्ला ने कहा, पता नहीं, अजीब बीमारी है इनकी। हर टेस्ट करवा लिया, सब कुछ ठीक है, पर पता नहीं कैसे उनकी खून की कमी हो रही है अचानक से। मेरा तो दिमाग ही काम करना बंद कर रहा है। फिर मैंने कहा, अच्छा तो क्या मैं इन्हें मेरे साथ कनाडा ले जाऊं? शायद वहाँ कुछ हेल्प मिल जाए इन्हें। डॉक्टर शुक्ला ने कहा, शायद यही ही एक रास्ता रह गया है। फिर डॉक्टर शुक्ला ने भी हामी भरा। फिर मैंने अगले दिन ही हम सब के जाने का इंतज़ाम किया। हम लोग 2 दिन बाद निकलने वाले थे। सारा काम खत्म होते होते शाम हो गई। हम सब ने डिनर किया। फिर मैं कुछ देर दादी के पास बैठा। तभी दादी ने आँख खोली और कहा, बेटा चला जा यहाँ से। इतना कहकर दादी दोबारा सो गई। फिर मैं और मीनाक्षी हम दोनों अपने कमरे में सोने चले गए। रात को अचानक मीनाक्षी ने मुझे उठाया और मुझे खींचते हुए दादी के कमरे में ले गई। मैंने देखा दादी के मुंह से खून निकल रहा था और वो अब इस दुनिया से जा चुकी थी। मुझे बहुत दुख हुआ। फिर हमने दादी का क्रियाक्रम किया और कुछ दिन बाद हम वहाँ से निकलने वाले थे। हमारे जाने के ठीक अगले दिन मीनाक्षी ने मुझे एक अजीब बात कही। उसने कहा, जिस रात दादी की डेथ हुई उसी रात को करीब 2:30 बजे मीनाक्षी पानी पीने नीचे किचन में गई हुई थी। तभी उसने दादी के कमरे में एक औरत को देखा। कमरे में दादी एक औरत के साथ कुछ बात कर रही थी। वो औरत दूसरी तरफ मुंह करके खड़ी थी, मतलब कि उसका चेहरा नहीं दिख रहा था। उसने एक काला लिबास पहना हुआ था। ये देखकर मीनाक्षी तुरंत दादी के कमरे में घुस गई, पर वहाँ वो औरत गायब हो गई अचानक से और दादी के मुंह से खून निकल रहा था। ये सब सुनने के बाद मैंने कहा,
घर में तो कोई ऐसी औरत नहीं थी, ये शायद तुम्हारा कोई वहम होगा। फिर अगले दिन हम दोनों बैग पैक्स कर रहे थे, तभी मैंने देखा दादी के कमरे में एक बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग टंगी हुई थी। मुझे वो काफ़ी लुभावनी लग रही थी। मैंने वो पेंटिंग अपने साथ ले ली। फिर हम दोनों वापस कनाडा आ गए। मैंने उस पेंटिंग को हमारे लिविंग रूम में लगा दिया। उस पेंटिंग में अजीब सा अट्रैक्शन था। उस पेंटिंग में एक लड़की काले लिबास में खड़ी थी और उसका मुंह दूसरी ओर था और बैकग्राउंड फुल्ली रेड कलर में था। वो पेंटिंग काफ़ी मनमोहक थी देखने में। फिर थक हार कर हम दोनों ने खाना खाया और खाना खाते ही हम लोग सो गए। रात को अचानक मेरी नींद खुली तो मुझे एक अजीब खुशबू महसूस होने लगी। वो खुशबू लिविंग रूम से ही आ रही थी। मैं उठा और लिविंग रूम की ओर जाने लगा। वहाँ जाते ही मैंने देखा सोफे पर एक औरत बैठी हुई थी और उसका मुंह भी दूसरी तरफ था। मुझे अजीब लगा। मैंने कहा, कौन है वहाँ, कौन है? तभी घर का हेड सर्वेंट जोसेफ वहाँ आ गया और कहा, व्हाट हैपेंड सर? मैंने कहा, हुज दैट लेडी? तभी हम दोनों ने सोफे की ओर देखा पर वहाँ कोई नहीं था। मुझे लगा शायद नींद की वजह से मुझे वहम हो गया। फिर मैंने जोसेफ को जाने के लिए कहा और मैं कमरे की ओर आ ही रहा था कि तभी मेरी नज़र उसी पेंटिंग पर पड़ी। वो पेंटिंग एक अजीब ढंग से ग्लो कर रही थी, बिल्कुल एलईडी लाइट की तरह। मुझे थोड़ा अजीब लगा पर मैंने इस बात को इग्नोर कर दिया। अगले दिन शाम को मैं और मीनाक्षी हम दोनों पार्टी में गए हुए थे। आते हुए हमें करीब रात के 12 बज गए थे। घर आते ही हमने देखा जोसेफ घर के बाहर बैठा कांप रहा था। मैंने पूछा, व्हाट हैपेंड जोसेफ? उसने अंदर की ओर इशारा किया। मैं अंदर गया। सब कुछ तो ठीक ही लग रहा था पर तभी मुझे किचन में किसी की आवाज़ सुनाई दी। मैंने चुपके से किचन में देखा, वही रात वाली औरत वहाँ खड़ी थी और वैसे ही उसका मुंह दूसरी तरफ था। वो फ्रिज से कच्चा मांस निकाल कर खा रही थी। मीनाक्षी ने भी वो देखा। फिर हम तुरंत घर के बाहर आ गए। बाहर आते ही मीनाक्षी ने कहा, यही है वो औरत जो उस रात मैंने दादी के साथ इसको देखा था। अब हमें पता चल गया था कि ये कोई आम औरत नहीं है। उस रात हम दोनों ने होटल में गुजारी। अगले दिन सवेरे हमने सुना जोसेफ की मौत हो गई है। जब मैं उसकी लाश देखने गया मुझे तो डर के मारे पसीना आ गया, क्योंकि उसके बदन में एक बूंद भी खून नहीं था और उसके मुंह से भी वैसे ही दादी की तरह ही एक धार खून निकल रहा था। फिर बिना देरी के हम दोनों एक प्रीस्ट के पास चले गए। हमने उन्हें पूरी बात बताई। फिर वो हमारे साथ हमारे घर आ गए। घर में घुसते साथ ही उन्हें एक अजीब सा झटका लगा और वो सीधे बाहर जाकर गिरे। फिर उन्होंने होली वाटर से घर के दरवाजे को ब्लेस किया और अंदर आए। अंदर आते ही उन्होंने सीधा उस पेंटिंग की ओर देखा। पेंटिंग को देखते ही वो घबरा गए और कहा, ये तुम्हारे पास कहाँ से आया? कहाँ से मिला तुम्हें ये पेंटिंग? मैंने कहा, ये मैं इंडिया से लेकर आया हूँ, अपने घर से। और मैंने उन्हें घर का भी पूरा वाकया सुनाया। उन्होंने कहा, ये एक शापित पेंटिंग है। ये पेंटिंग जिस घर में भी जाता है वहाँ सिर्फ मौत ही मौत होती है। ये सुनते ही मैं और मीनाक्षी हम दोनों काफ़ी डर गए। फिर मैंने पेंटिंग को दीवार से निकालने जा ही रहा था कि तभी मुझे एक जोरदार झटका लगा और मैं भी दूर जाकर गिरा। फादर ने कहा, ये इतना आसान नहीं है माय चाइल्ड। तुम अपनी मर्जी से इस पेंटिंग को घर तो ला सकते हो पर इसे घर से बाहर नहीं ले जा सकते। मीनाक्षी ने कहा, तो फादर इसका क्या इलाज है? फादर ने कहा, अभी तो तुम लोग इस घर से कहीं दूर चले जाओ, इसी में ही तुम दोनों की भलाई है, नहीं तो इस घर में तुम जिंदा नहीं रह पाओगे। फिर हम दोनों हमारे फार्म हाउस में शिफ्ट हो गए। घर छोड़ने के बाद सब कुछ पहले की तरह सामान्य हो गया, पर एक दिन मुझे हमारे पुराने घर में दोबारा जाना ही पड़ा। वहाँ मेरी एक इम्पॉर्टेंट फाइल रह गई थी, तो मैं ऑफिस से लौटकर अपने पुराने घर चला गया। तब शाम के करीब 6:30 बजे थे। मैंने मेन डोर खोला। मेन डोर खुलते ही एक अजीब सी बदबू पूरे घर में छाई हुई थी। मुझे डर तो लग रहा था पर वो फाइल भी काफ़ी इम्पोर्टेंट थी।
मैं डरते हुए बेडरूम में गया और कबर्ड खोलने वाला था कि अचानक से घर का मेन डोर अपने आप बंद हो गया। ये देखते ही मेरे पसीने छूट गए। मैं फाइल पकड़ा और दौड़ते हुए मेन डोर के पास आने लगा। मैंने बहुत कोशिश की पर मेन डोर खुला ही नहीं। तब मैंने देखा वो पेंटिंग जोर जोर से हिलने लगी और पूरे घर की लाइट अचानक से चली गई। फिर मैंने देखा वही औरत मेरे सामने खड़ी थी। इस बार भी उसका चेहरा दूसरी ओर था। तभी मीनाक्षी का कॉल आया। मैंने कॉल रिसीव किया और उसे सब कुछ बता दिया। फिर वो औरत धीरे धीरे मेरी ओर मुड़ने लगी। तब जाकर मैंने उसका चेहरा देखा। उसके मुंह पर कोई चेहरा ही नहीं था, बस अंधेरा ही छाई हुई थी उसके मुंह पर। बहुत ही भयानक लग रही थी वो औरत। फिर वो अचानक से मेरे सामने आ गई। डर के मारे मैं खिड़की से बाहर कूद गया। तभी मीनाक्षी फादर के साथ वहां पहुंच गई थी। फादर ने मुझे होली वाटर से ब्लेस किया और हम तीनों वहां से वापस आ गए। तब से लेकर आज तक फिर दोबारा हम उस घर में कभी नहीं गए। एक बार एक चोर उस घर में घुस गया था और अगली सुबह उसकी कटी फटी लाश बाहर पड़ी हुई मिली। कई लोगों ने तो बाहर से भी उस घर में एक काले साये को घूमते देखा है। कहानी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।